अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन हम सबका बहुत अच्छा गुजरेगा। आज 5 फरवरी 2019 है। दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानी अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। जो तहरीक आज़ादी कश्मीर है उसको लेके पाकिस्तान की सियासी क़यादत, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान का हर बच्चा, बूढ़ा, नौजवान आज के दिन इस बात को दुनिया को बावर करवाता है कि वो कश्मीर की तहरीक आज़ादी की हर लिहाज से अखलाकी और सफारती हिमायत करते हैं। और बिलखुसूस दुनिया के वो बड़े बड़े अलमबरदार जो इंसानी हुकूक़ की बात करते हैं, लेकिन जब मसला कश्मीर का जिक्र होता है तो उनके लब खामोश हो जाते हैं। इन सारे पहलुओं को उजागर करने के लिए आज दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानी अपने कश्मीरी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती कर रहे हैं। इस सिलसिले में मुल्क भर में तक़रीबात का सिलसिला जारी है। कुछ मज़ीद तक़रीबात भी होंगी। हर कोई अपनी कैपेसिटी में आज के दिन को लेके दुनिया को ये बावर करवाना चाहता है, ये बावर करवा रहा है कि भारत की जानिब से बर्बरियत की इंतहा कर दी गई है कश्मीर में। और आज के दिन टीम 92 न्यूज़ जो है वो भी अपने कश्मीरी बहन भाइयों के जो मसाइल हैं, जो वहाँ उनके साथ जुल्म जबर की दास्तान है, उसकी निशानदेही पहले भी करता रहा है और ये अज़्म करता है कि आने वाले दिनों में भी इसमें कोई कसर उठाना रखी जाएगी। अपने प्रोग्राम में वो ख़बरें जो आम तौर पर आपके सामने नहीं रखी जाती हैं, इदारों में क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, ये सब हम आपके साथ शेयर करते हैं। आज भी मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। पेशावर से ज़ीशान काका खेल हैं, लाहौर स्टूडियोज़ में हनीफ़ खान हैं, कराची से वहीद राजपर हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में इकराम होती और सोहेल इकबाल भट्टी साहब हैं। तमाम साहिबान का, नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। आप सबसे गुफ्तगू करेंगे। ज़ीशान, पहले आपकी तरफ आते हैं। कबायली अज़ला में आप बता रहे हैं ब्यूरोक्रेसी की गफलत का भांडा फूट गया है। जो प्राइमरी स्कूल्स हैं यहाँ पे 3,18,000 जो तालिबात हैं वो इस स्कूल में दाखिल ना हो सकें। ये बताइएगा ओवरऑल यहाँ पे निज़ाम तालीम, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल्स में सहूलियात हैं, उसकी क्या सूरत हाल हैं, और बिलखुसूस जो बच्चियों की तालीम है उसको लेके क्या इक़दामात किए गए हुकूमत की जानिब से? देखिए फैसल साहब, इस तरह है कि फाटा के 7 अजला में जो है 5,40,000 तलबात में सिर्फ जो है 2 लाख बच्चों को प्राइमरी तालीम की सहूलत मैसर है और 3,18,000 बच्चियाँ ऐसे हैं जो प्राइमरी तालीम से महरूम है। इसी तरह अगर तलबात की बात की जाए तो तलबात में भी 2.5 लाख से जो है ज़्यादा बच्चे जो है वो प्राइमरी तालीम से जो है वो महरूम है। अगर सहूलियात की बात की जाए तो 90% ऐसे स्कूल है जहाँ पर ना तो साफ पानी की सहूलत मौजूद है, ना जो है वहाँ पर बिजली की सहूलत मौजूद है, ना जो है टॉयलेट और दीगर जो बुनियादी ज़रूरियात है वहाँ उन बच्चों के लिए मैसर है। हमने इससे पहले भी 1-2 दफ़ा स्टोरी की थी कि फाटा की जो स्कूलें हैं वहाँ पर बुनियादी सहूलियात बिल्कुल ना होने का बराबर है। अभी जो है हमारे पास जो रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट के मुताबिक 200 स्कूल ऐसे हैं जो टेंट में जो है कायम किए गए हैं और वहाँ पर न बाउंड्री वाल है और न कोई दूसरी सहूलियात है। अभी जो है ये रिपोर्ट सामने आया है और उन्होंने सूबाई हुकूमत को जो है फाटा सेक्रेटरीट ने आगाह भी किया। फाटा सेक्रेटरीट का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने सूबाई हुकूमत को आगाह किया है कि यह अब तर सूरत हाल है और वहाँ पर इमरजेंसी बुनियादों पर जो है इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर जंग बंदी और दीगर वजूहात की वजह से फाटा के बच्चों की जो है तालीमी मायार बहुत ज़्यादा गिर गया है और इसके साथ साथ उनकी तालीम जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। अगर आप हुकूमत की जानिब से इक़दाम की बात की जाए तो ताहाल किसी किस्म का जो है इक़दाम नहीं उठाया गया है और साथ साथ ये है कि ना तो इनके फंड में इजाफा किया गया है। फाटा की तालीमी मायार को बेहतर बनाने के लिए हर साल 4 अरब रुपए तरक्याती फंड दिया जाता है, लेकिन इस साल भी वही 4 अरब रुपए जो है फंड जारी किया गया है और 1 रुपये का भी उसमें इजाफा नहीं किया गया। जो वो तालीमी एक्सपर्ट्स है उनके मुताबिक होना तो ये चाहिए था कि गवर्नमेंट अगर खुसूसी तवज्जो दे देते, फंड में इजाफा कर देते, इसके लिए टास्क फोर्स बना लेते और साथ साथ में जो है इन इलाकों की तालीमी महरूमियाँ
का अजाला करने के लिए अगर तालीमी इमरजेंसी नाफिज कर देते तो शायद कुछ बेहतर हो जाता, लेकिन ताहाल कोई ऐसा इकदाम नजर हमें नहीं आता। इन मामलात पर जब मुशीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा ज़ियाउल्लाह बंगश से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि हम इन मामलात को देख रहे हैं, असातिज़ा की कमी को भी पूरा कर रहे हैं और अभी चंद माह में के अंदर अंदर हम जो है तकरीबन 10,000 के करीब जो है मुख्तलिफ असातिज़ा की तैनाती करेंगे और जो स्कूल जो है बंद है उनको खुलवाएंगे और इसके साथ साथ जो कमी है उसको भी पूरा करेंगे। लेकिन फैसल साहब, ये बात काबिल जिक्र है कि फाटा सेक्रेटरीट में जो है फाटा डायरेक्टरेट था, फाटा एजुकेशन डायरेक्टरेट था, उनको ख़त्म की बातें जो है हम सुन रहे हैं। उनमें जो है 105 मुलाजिमीन है जो इस फाटा कबायली अजला के जो सात अजला है उसको देख रहे थे, उसमें जो एजुकेशन एवल्यूएशन था वो कुछ कर रहे थे, लेकिन अब उनको ख़त्म किया जा रहा है और वो भी मतलब उनको कोई स्पेसिफिक डिजिग्नेशन देने के बजाय, तो इससे ये होगा कि शुकूक और शुबात फैल गए हैं और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि फाटा के जो तालीमी मायार है वो बेहतर होने के बजाय मजीद ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जो सूबाई हुकूमत का एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनको ना तो फाटा के इलाकों का इलम है, ना वहाँ के स्कूलों का इलम है और ना कि वहाँ के ट्रेडिशन से वो लोग आगाह है। तो इस वजह से उन लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना होगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि आया वो जम होता है और होता है तो कब होता है और इससे क्या तब्दीली आती है फाटा के जो बच्चे हैं उनको उनका। अच्छा जिशान, ये बताइएगा कि जो 3 लाख से जायद जो तालिबात थी वो स्कूल में दाखिला नहीं ले सकी, उसकी बुनियादी वजह क्या तालीमी सहूलियात का फुकदान है, स्कूलों का ना होना है, या वालदेन की जानिब से भी कुछ रुकावटें थी जिसकी वजह से ये बच्चियां स्कूल में दाखिल नहीं हो सकी? और उसके साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तो मुख्तलिफ ऐसे इजला का दौरा भी कर रहे हैं और इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि वो मुख्तलिफ ऐसे इजला के अंदर जाके वफाकी सूबाई कबीना के इजलास भी मुनक्किद करेंगे, लेकिन ये तालीम का मामला उनकी तवज्जो से क्यों ओझल है? देखिए भट्टी साहब, इस तरह है कि वालिदैन तो चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करें, क्योंकि फाटा में हम देखते हैं काफ़ी टैलेंट है हर शोबे में, चाहे तालीम हो या कोई दूसरा शोबा हो, उसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन वहाँ पर सहूलियात जो है तालीम में बुनियादी रुकावट है। ज़्यादातर स्कूलों में असातिज़ा नहीं है, अगर है भी तो वो ड्यूटी नहीं देते। हम खुद जो है कई बार गए हैं, विजिट किए हैं, वहाँ पर बच्चे टाइम पर आते हैं लेकिन असातिज़ा 9 और 10 बजे और इससे भी लेट आते हैं और एक मोनोपली सी कायम की गई है, एक दूसरे को सपोर्ट किया जा रहा है और इसके साथ साथ जो है वहाँ पर ना सर्वे किया जा रहा है, ना एवल्यूएशन है, ना चेक एंड बैलेंस है, तो सियासी असर वसूख भी बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से जो है बच्चे दिल बर्दाश्त हो गए। कुछ जो इस्तिता रखते हैं वो लोग जो है पिशावर से आ जाते हैं, यहाँ पर तालीम जो है जारी रखते हैं, लेकिन जो गरीब होते हैं जिसका दस्तरस से तालीम बाहर होता है महंगा, तो वो मजबूरन या तो वहीं पर तालीम हासिल करते हैं और या फिर तालीम को खैराबाद कह देते हैं, क्योंकि ये उनकी बस में नहीं होता। बात आपने की कि वज़ीर आला साहब, तो वज़ीर आला बिल्कुल दौरे भी कर रहे हैं, अभी जो है सूबाई असेंबली का इजलास भी वहाँ पर हुआ, लेकिन इसमें काफी टाइम लगेगा और इनके लिए इस निज़ाम को ठीक करने के लिए यही जो फाटा सेक्रेटरीट का एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनको ख़त्म करने के बजाय मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है और इनको एक स्ट्रीमलाइन पर लाने की ज़रूरत है। पहले यह था कि वहाँ पर चेक एंड बैलेंस का निज़ाम नहीं था, मुनाफली थी, सज़ा और जज़ा का अमल नहीं था, तो यही वजह है कि जो फाटा एजुकेशन है वो सहूलियात के साथ साथ जो है दीगर चीज़ों में भी पीछे रह गया है। स्कूलों में सहूलियात की हमने बात की, बिल्कुल सहूलियात ना होने के बराबर है, बाउंड्री वाल नहीं है, बच्चों को जमीन पर बैठते हैं अभी भी। जो मेन मतलब आप मिसाल ले लें जमरोद की बिल्कुल बेहतर बनाने के लिए कोई इजाफी फंड मुख्तस किए गए हैं? देखिए हर साल जो है 18 अरब रुपए जो है फाटा एजुकेशन का वो होता है फंड है, इसमें 4 अरब रुपए जो है वो तरक्याती फंड के लिए मुख्तस की जाती है, लेकिन किसी किस्म का इजाफा इसमें नहीं किया गया। हमारी जब बात हुई फाटा एजुकेशन डायरेक्टरेट से तो उनका कहना था कि गवर्नमेंट के इस से हम तो बिल्कुल हैरान है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि हम पर जोर डाला जा रहा है कि आप जो है सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाए, आप बच्चों को फैसिलिटेट करें, लेकिन हमें गवर्नमेंट किसी किस्म का सपोर्ट नहीं दे रही, न तो फंड में इजाफा कर रही है और न जो है हमें फाइनेंशियल और दीगर चीजों में सपोर्ट कर रही है। तो उनमें भी काफी बेचैनी पाई जा रही है। जो फाटा एजुकेशन डायरेक्टरेट आपने बताया कि कबायली अजला ब्यूरोक्रेसी गफलत की वजह से यहाँ पे
जो महकमा तालीम है वो कसम पुरसी का शिकार है और बिलखुसूस बच्चियों की तालीम को लेके जो इक़दामात करने चाहिए थे वो अभी तक नहीं हो पाए हैं। भट्टी साहब, आपकी तरफ आते हैं। एक और मामला हमने देखा कि अवाम के लिए दर्द सर बन गया, गैस के बिलों में इजाफा, ओवर बिलिंग हो गई। आपकी खबर है, एक तो ये जो इंक्वायरी का हुक्म दिया था, वज़ीर आज़म ने इस मामले का नोटिस लिया था, उससे मुतालिक क्या अपडेट है? दूसरा, आप रिपोर्ट कर रहे हैं 8 इंचेस ऑफ वाटर कॉलम से ज़ायद प्रेशर पर गैस बिलिंग करने से घरेलू सार्फिन को इजाफी बिल पहुँचे। ये 8 इंचेस ऑफ वाटर कॉलम ये क्या है? ये कौन सी इस्तिलाह है? इसका तरीक़ाकार क्या होता है? फैसल, देखिए, गुज़श्ता कई दिनों से गैस सार्फिन की जानिब से ये शोर शराबा जारी था और वो अपने आवाज़ बुलंद कर रहे थे कि उन्हें गैस के बिल इतने ज़्यादा भारी बिल आ रहे हैं कि उनकी अदायगी उनके लिए मुमकिन नहीं रही। गैस कंपनियों की दफातर की जानिब से लोगों ने रुख किया हुआ था, वहाँ पर सब लोग ये परेशानी के आलम में थे कि इतने ज़्यादा बिल वो कैसे अदा करें, जिसका बिल अमूमी तौर के ऊपर मौसम सरमा में 3000 रुपये आता था, उसको इस वक्त वो बिल 9 से 10,000 रुपये भरना पड़ रहा है, जिसका बिल एवरेज मौसम सरमा में यानी कि दिसंबर जनवरी के अंदर 5 से 7,000 रुपये के दरमियान था, तो वो उसको 25 से 30,000 रुपये बिल अदा करना पड़ रहा है। हमें भी यार रोज़ बेशुमार शिकायत मसूल हो रही थी। जब मामला मीडिया में आया तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इस मामले का टेकअप लिया और इंक्वायरी का हुक्म दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी वजारत तवानाई के सरबराही में 4 रुकनी कमेटी कायम की गई है। इस कमेटी ने नॉर्दर्न ओगरा से तमाम तर रिकॉर्ड और इजाफी बिलिंग से मुतल्लिक सवालात के जवाब तलब कर लिए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट इसके अंदर यह है कि हैरानकुन तौर के ऊपर जब आवाम को इस संगीन मसले का सामना है और इस इंक्वायरी कमेटी का कोई टाइम फ्रेम ही मुकर्रर नहीं किया गया कि कितने दिनों के अंदर ये इंक्वायरी कमेटी अपना काम मुकम्मल करेगी और इसकी सफासात की रोशनी में अगला कदम उठाया जाएगा। दूसरा बड़ा मामला ये है कि जब ये मामला मीडिया में आया कुछ चंद दिनों से इसके ऊपर बात की जा रही थी, तो ओगरा की जानिब से भी इस मामले को टेकअप किया गया और ओगरा ने नॉर्दर्न गैस कंपनी को खत लिखा जिसके अंदर ये मामला उठाया गया कि घरेलू सार्फिन को जो इजाफी बिल अदा हो रहे हैं, नॉर्दर्न ज़ाहिरी तौर के ऊपर जैसे घरेलू सार्फिन के साथ गैस फरामी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी सेक्शन 18 की खिलाफ वर्जी कर रही है, जिसके मुताबिक गैस की जो बिलिंग का तरीक़ेकार है, उसको जो उसकी कैलकुलेशन का तरीक़ेकार है, वो एक साइंटिफिक तरीक़ेकार मौजूद है। उसके अंदर एक बेंचमार्क है जो इस ओगरा के इस रूल्स के मुताबिक कि आपने घरेलू सार्फिन को जब बिलिंग करनी है, जो गैस सप्लाई करनी है, उसके लिए 8 इंचेस ऑफ वाटर कॉलम का एक स्टैंडर्ड है। उसके बाद उसके साथ कुछ और उसकी वैल्यूज़ भी हैं। उस वैल्यूज़ को इंक्लूड करने के बाद आपने मैक्सिमम इस प्रेशर के ऊपर बिलिंग करनी है। लेकिन ओगरा को चंद शिकायत ऐसे मसूल हुई थी घरेलू सार्फिन की जानिब से जिन्हें 8 इंचेस ऑफ वाटर कॉलम से जायद के ऊपर बिल किया गया था। ओगरा का ये मौक़िफ़ था जो तहरीरी तौर के ऊपर नॉर्दर्न गैस कंपनी को कन्वे किया गया कि इस इकदाम के नतीजे में घरेलू सार्फिन को हायर स्लैब में जाकर जो कि 1460 रुपये फी MMBTU का रेट है वो उसको अदा करना पड़ता है, उनके बिल ज़्यादा आते हैं। तो इसकी आप वजूहात दीजिए और नॉर्दर्न गैस कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी कर रही है। लेकिन इसकी जवाब में नॉर्दर्न गैस कंपनी ने ओगरा को जवाबी खत लिखा और ओगरा के इस मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया गया है। चूँकि नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से पूरी टेक्निकल वजाहत पेश की गई है इस खत के अंदर, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके के साथ ये नॉर्दर्न गैस कंपनी जो ऐसे घरेलू सार्फिन जहाँ पे वो मौसम सरमा के अंदर गीज़र भी इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर वो चूल्हा भी इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर वो हीटर भी इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ साथ बिजली की लोड शेडिंग्स पर काबू पाने के लिए वो गैस जनरेटर का इस्तेमाल भी करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर कुछ घरेलू सार्फिन ने अपने रेगुलेटर्स के अंदर उसको छेड़खानी करते हुए उसका अंदर वहाँ से गैस प्रेशर को बढ़ा लेते हैं, जिसके नतीजे में नॉर्दर्न गैस कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्ट के जो घरेलू सार्फिन के मबैन होता है उसकी सेक्शन 18(4) के तहत ऐसी सूरत हाल के अंदर उनका गैस कनेक्शन मुनक़ता कर दिया जाता है। अगर नॉर्दर्न कंपनी की जानिब से ये एक एक्सट्रीम स्टेप उठाया जाता तो बहुत से गैस कनेक्शन को घरेलू सार्फिन को गैस कनेक्शन से महरूम होना पड़ता, लिहाजा उनके गैस कनेक्शन मुनक़ता नहीं किए गए और उसके साथ साथ रूल्स के मुताबिक उनको बिलिंग की गई और ऐसे सार्फिन की तादाद सिर्फ 1% है। लेकिन उसके साथ जो सबसे बड़ा मसला सामने आ रहा है वो गैस के नए स्लैब्स का मुतारिफ करवाया जाना है और उसके साथ वजारत तवानाई के मातहत जो उनके मुख्तलिफ गैस के डायरेक्टरेट हैं, जो वजारत जो पेट्रोलियम डिवीज़न है, वहाँ पर जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि गुज़श्ता 12 साल से कोई भी ऐसा ऑफिसर नहीं है जिसको ऐसा इख्तियार दिया गया हो या उसकी कैपेसिटी बिल्ड होने दी गई हो कि वो गैस की जो मुख्तलिफ रेवेन्यू रिक्वायरमेंट ओगरा तय करता है उसके मुताबिक स्लैब्स का
गैस स्लैब्स का तयन कर सके, गैस स्लैब तैयार कर सके। इस मामले के अंदर मुख्तलिफ कंपनी के अफसरान की खिदमात हासिल की जाती रही हैं, खिलाफ ज़ाब्ता इक़दाम की जाती हैं, ये खिदमात हासिल की जाती हैं, चूँकि ऐसे लोग जो वजारत के अंदर बतौर इकोनॉमिस्ट, बतौर एक्सपर्ट काम करते हैं, वो ऐसी कंपनीज के एम्प्लॉयज़ हैं जो जिनको खुद वजारत तवानाई का पेट्रोलियम डिवीज़न उन्हें रेगुलेट करता है, वही लोग बैठ कर यहाँ पर खिदमात सर अंजाम देते हैं। और मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में भी जब टैरिफ के अंदर रद्दोबदल किया गया था तो सब जो हायर स्लैब था उसका रेट 1400 रुपये फी MMBTU मुकर्रर किया गया था। लेकिन इस सारे मामले की समझ बूझ रखते थे शाहिद खान अब्बासी साहब, उन्होंने इस मामले को भांप लिया और इसको उन्होंने ये स्लैब वापस ले लिया था। अब इस कमेटी जो नया गैस स्ट्रक्चर का स्लैब्स हैं उसको भी सारा रिव्यू करेगी कि घरेलू सार्फिन को क्यों ज़्यादा बिलिंग का सामना करना पड़ रहा है। और वजह उसकी बुनियादी यही है, जो गैस का वो टैरिफ जो उन्हें 600 रुपये फी MMBTU मौसम सरमा में अदा करना पड़ता था, जो हायर स्लैब थी, उसका रेट बढ़ाकर 1460 रुपये कर दिया गया, जिसके नतीजे में सार्फिन को बहुत ज़्यादा भारी बिलों का सामना है। ज़रा ये कहते हैं कि जिस किस्म की आवाम को मुश्किलात का सामना है, आने वाले दिनों के अंदर इस कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में इस बात का इम्कान है कि हुकूमत की जो 27 सितंबर से गैस के 6 स्लैब्स मुतारिफ करवाए गए थे, उन स्लैब्स को रेट को रिव्यू करेगी, या स्लैब्स रेट कम किया जाएगा, या इनिशियल 3 स्लैब्स हैं उनकी कीमत के ऊपर नज़रसानी की जाएगी। चूँकि अभी ये इजाफा आवाम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, जबकि ओगरा मजीद 10 से 35% गैस करने की तैयारी किए हुए है। दूसरी जगह हम बात करते हैं तो ओगरा ने भी माजी के अंदर बहुत अपने कानून की सरियन खिलाफ वर्जी की। गुज़श्ता 4 सालों के दौरान चेयरपर्सन ओगरा उज़्मा आदिल साहिबा ने अपने ही ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी करते हुए गैस टैरिफ के जो कंपनियों की दरखास्तों के ऊपर डिटर्मिनेशन की, गैस की कीमतों में इजाफे का तयन किया, लेकिन उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। 4 साल तक गैस की कीमतों में इजाफे को पेंडिंग रखा गया। और उसके बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो ओगरा ने वो सारी सूरत हाल वफाकी हुकूमत के सामने रखी और कहा गया कि अगर इस मरतबा ये गैस की कीमतों में इजाफा ना किया गया तो गैस कंपनियां दिवालिया हो जाएंगी। तो उस बात की भी इस इंक्वायरी कमेटी को तहकीकात करनी चाहिए कि 4 साल तक ओगरा ने गैस की कीमतों को मसनूई तौर के ऊपर मुंजमद रखने के लिए किस तरीके के साथ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को फैसिलिटेशन की थी। उसके साथ ओगरा की जानिब से UFG की जो शरह थी वो बढ़ाई गई, जिसके नतीजे में सुई सदरन को तकरीबन 6 अरब रुपए का रिलीफ दिया गया और सुई नॉर्दर्न को 1 अरब रुपए का रिलीफ दिया गया। ये बोझ भी गैस चोरी का जो इजाफी बोझ था ये गैस सार्फिन पर डाला गया, जिसकी तहरीरी तौर के ऊपर मुखालफत की मेंबर फिनांस नूरुल हक साहब की जानिब से। ये वो सारे इक़दाम है जिसकी वजह से आज गैस सार्फिन को नाकाबिले बर्दाश्त बिलों का सामना है। इंक्वायरी कमेटी को मेरे ख्याल में वो गैस टैरिफ का स्लैब तैयार करने वाले इकोनॉमिस्ट और उसके साथ साथ ओगरा के किरदार को भी मद्देनजर रखना चाहिए, जिसका खमियाजा आज घरेलू सार्फिन भुगत रहे हैं। जी फैसल। ठीक भट्टी साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से बता दिया कि बैकग्राउंड क्या है, ये जो इजाफी बिल आए हैं गैस के, उसके पीछे टेक्निकल जो रीज़न है वो क्या हैं। बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने बताया है। खान लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। हनीफ, आपकी खबर है कि बकर फ्लड बैंक की तामीर और मरम्मत के मंसूबे के लिए जो ठेका दिया गया उसमें 3 करोड़ रुपए इजाफी देने का इंकशाफ हुआ है। ठेके की रकम तो तय हो जाती है, उसके बाद इजाफी पैसे कैसे दिए गए? जी बासी भाई, ऐसा है कि पंजाब में एक बकर फ्लड बंद है, उसके जो मुख्तलिफ़ हिस्सों को नुकसानदा करार दिया गया था, तो यानी कि उनको डैमेज डिक्लेयर किया गया था। तो जिन हिस्सों को डैमेज डिक्लेयर किया गया था तो महकमा आबपाशी के अफसरान का ख्याल था कि अगर यहाँ पर इन जो नुकसानज़दा एरियाज़ को तमीर और मरम्मत ना करवाई गई तो नुकसान हो सकता है। यानी कि अगर सैलाब आता है तो इससे तबाही भी हो सकती है और जानी और माली नुकसान भी हो सकता है। लिहाजा उन्होंने जो महकमा आबपाशी के जो अफसरान हैं उन्होंने हंगामी बुनियादों पर जो ये जो फ्लड बंद एरिया से जो नुकसानदा डिक्लेयर किए गए थे तो उनको उनकी तमीर और मरम्मत करवाने का फ़ैसला किया। जब उन्होंने तमीर और मरम्मत का फ़ैसला किया तो उन्होंने पेपरा रूल्स के मुताबिक एक जो इश्तिहारात थे वो दिए और टेंडर तलब किए। उस जो टेंडर्स में 24 कंपनियों ने शिरकत की, जिनमें से जो पेपरा रूल्स के मुताबिक जिनमें से जो लोएस्ट रेट थे उनको वो जो तमीर और मरम्मत का काम है वो सौंप दिया गया।
जब उनको तमीर और मरम्मत का काम सौंपा गया तो वो यहाँ तक तो बिल्कुल पेपरा रूल्स के मुताबिक ये काम सौंपा गया था। लेकिन बाद में हुआ ये कि जब तमाम लोग जो पार्टिसिपेंट थे इस जो टेंडर्स में 24 कंपनियाँ जिनमें से 22 अपने जब घरों को चली गई तो कुछ अरसे के बाद वो जो वहाँ पर जो दस्तावेज़ात थी सरकारी जो टेंडर्स की उनमें टेम्परिंग कर दी गई। और टेम्परिंग ऐसे की गई कि इसमें 4 प्रोजेक्ट्स थे भक्कर बंद के, एक हाकिस पर था, दूसरा जे हेड्स पर था, तीसरा जो था वो गाइड पोर्शन था और चौथा जो था वो था प्रोटेक्शन ऑफ भक्कर फ्लड बंद। इन 4 पोर्शन पर जब तमीर और मरम्मत का काम सौंपा गया तो कानूनी तौर पर इनको जो रेट पर काम सौंपा गया था उसी रेट पर इन्हें काम करना था। लेकिन थोड़ा वक्त टेंडर करने के बाद तो थोड़ा वक्त गुजरने के साथ ही जो सरकारी दस्तावेज़ात थी जो टेंडर दिया गया था उनके जो रेट्स में टेम्परिंग कर दी गई। मिसाल के तौर पर वहाँ पर जो टेम्परिंग की गई है, जो 1500 रुपये का जो रेट था उसको 1500 में जो पहला एक है उसको 2 कर दिया गया, यानी कि 2500 रेट कर दिया गया। जब 2500 को जब मल्टीप्लाई जब एटम पे किया तो वो ये लाखों में, जो सैकड़ों की रकम थी वो लाखों में चली गई। इसी तरह एक और जो हमने देखा जैसा कि 2000 रुपये एक रेट था, तो उसको जो 2 के बाद जो 3 सिफर है ना उनमें से जो 2 के बाद जो पहला सिफर है उसको 6 बना दिया गया, तो ये 2600 रुपये पर रेट हो गया। जब 2600 को फिर एटम से जब ज़रब दी गई तो ये करोड़ रुपये में चली गई। इस तरह से उनको ना टेम्परिंग करके नवाजा गया है। तो जो एटम नंबर 1 है उसमें जो हॉकिस पर है उसमें जो तीन मकामात पर टेम्परिंग की, 3 जो आइटम्स हैं उनमें टेम्परिंग की गई है। इसी तरह जो जे हेड पर है उसमें 4 जो पोर्शन है उसमें टेम्परिंग की गई है। इसी तरह जो था गाइड पोर्शन और जो रेस्टोरेशन ऑफ भक्कर फ्लड बंद था वहाँ पर भी एक जगह पर टेम्परिंग की गई है। इस तरह टेम्परिंग करके इसको जो ना रेट जो बढ़ाया गया। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब ये टेम्परिंग हुई तो ये मामला इंतहाई खुफिया था, किसी को इल्म नहीं था। अचानक ये जब दूसरे जो मुखालफिन को पता चला गया तो वहाँ ये जो केस है नैब और एंटी करप्शन में चला गया। जब नैब ने तहकीकात शुरू की तो नैब की जब तहकीकात आखिरी मरहले में थी तो जो इसमें जो मुबैना तौर पर जो कंपनीज थी स्पार्को और राना ट्रेडर्स, उन्होंने नैब को ये दरख्वास्त दी कि हमारी तो तहकीकात जो एंटी करप्शन में चल रही हैं, लिहाजा आप ये तहकीकात ना करें। तो नैब ने ये तहकीकात अपनी वहीं पर ड्रॉप कर दी। अच्छा और बताइएगा कि जब ठेकेदारों को अल्टीमेटम दिया गया कि 2 करोड़ रुपए वापस करें, कब तक का उनको टाइम लाइन दिया गया कि ये रकम वापस करें? और उसके साथ 2010 में जब सैलाब की तबाही सामने आई थी उस वक्त भी पता चला था बहुत से फ्लड बंद की प्रॉपर तमीर नहीं की गई, वहाँ पर फंड्स खर्च किए गए लेकिन वहाँ पर मौके के ऊपर कोई बंद को प्रॉपर तरीके से वहाँ पर उसकी प्रोटेक्शन नहीं की गई थी। क्या किसी महकमे पाशी के इन मनसूबों किसी दीगर मनसूबों की भी तहकीकात की गई हैं महकमा एंटी करप्शन की जानिब से? भट्टी भाई के जो मेरी जो तफ्तीशी ऑफिसर थे जो एंटी करप्शन के, उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हमने इस केस को, सिर्फ इस केस को, यानी कि जो भक्कर फ्लड बंद का केस था, इसकी मुकम्मल हमने तहकीकात कर ली है। और जो ये कंपनीज़ थी 2 कंपनीज़, इनके ज़िम्मे जो है हमने 2 करोड़ पे निकले हैं। तो अब हमने जो भी तो टाइम लाइन तो कोई नहीं दी है, तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि इनको हमने कह दिया है कि 2 करोड़ पे जमा करवा दें। अब आने वाले दिनों में टाइमलाइन भी दे देंगे। जैसी टाइमलाइन देंगे, अगर ये 2 करोड़ पे जमा करवा देते हैं तो ये जो 2 करोड़ पे दी गई ये अजाफी रकम है। तो काम की नौयत तो बात की बात है, काम तसल्ली बख्श हुआ है या नहीं हुआ, ये 2 करोड़ पे अजाफी रकम दे दी गई है, पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी करके दे दी गई है। जब ये रकम दी गई है तो 2 करोड़ रुपए रिकवरी के लिए उन्होंने भी टाइमलाइन नहीं दी है। तो ये सूरत हाल है अब तक। जी ठीक हनीफ, आपने बताया बहुत डिटेल में। सब ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं कुछ दीगर मामलात पे बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मुसव्विर पाकिस्तान हज़रत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल
जिनकी शख्सियत, जिनके फ़न, जिनके फ़लसफ़े के एतराफ़ के लिए दुनिया भर में जहाँ सैकड़ों किताबें लिखी गई, बहुत से थिंक टैंक्स बनाए गए, वहीं कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने हज़रत इकबाल की शख्सियत और उनके फ़िक्र व फ़न पे एतराज़ात भी किए। इन एतराज़ात का जवाब देने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर अयूब साबिर ने अपना तहकीकाती काम मुकम्मल कर लिया है। भट्टी साहब, आपसे जानना चाहूँगा, जो डॉक्टर अयूब साबिर ने अपना काम मुकम्मल किया है, कौन से पहलू हैं इकबाल की ज़िंदगी के, इकबाल के फ़न के, जिनको इन्होंने टारगेट किया है और तहकीकात की हैं उससे मुतालिक, और जो एतराज़ करने वाले थे क्या उनको अब खातिर खा जवाब मिल गया, उनकी तसल्ली हो जाएगी? फैसल, देखिए, इल्हामा इकबाल पर मुख्तलिफ अदवार में एतराज़ात की एक बौछार रही है, और इस सिलसिले के अंदर हम बात करें कि प्रोफेसर डॉक्टर अयूब साबिर साहब ने इकबाल पर जब अपनी पहली किताब लिखी, इकबाल दुश्मनी एक मुताला, उसके अंदर उनको इस सारी सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा हुआ कि किस तरीके के साथ जो मुखालफीन हैं, जो मोतरजीन हैं, वो मकसद जो इस उनकी जो इख्तलाफात और एतराज़ात का जो मकसद है वो पाकिस्तान की नज़रियाती असास को कमज़ोर करना, और उसके साथ साथ इस्लामी दुनिया के अंदर जो इकबाल की फ़िक्री रहनुमाई है उसको उनसे महरूम करना है। इस हवाले से उन्होंने फ़ैसला किया कि उसके ऊपर वो मज़ीद काम करेंगे, और उन्होंने अपनी रिटायरमेंट ली और 20 साल की उन्होंने इसके ऊपर अपनी पूरी जुस्तजू और लगन के साथ तहकीक की। बैरून मुल्क भी उन्हें जाना पड़ा, मुख्तलिफ लाइब्रेरियों के जाकर उन्होंने तारीखी हवालों से उन्होंने इस्तिफ़ादा हासिल किया, और उसके बाद उन्होंने फिर अब जो अपनी लेटेस्ट जो अपनी बुक तहरीर की है, जिसके अंदर उन तमाम एतराज़ात का उन्होंने बहुत मुफस्सल तरीके के साथ, दलाइल के साथ और मुस्तनद हवालों के साथ जवाब दिया है ऐसे मोतरजीन को जिस किताब का नाम है इकबाल की शख्सियत और फ़िक्र फ़न पर एतराज़ात। इस हवाले से अगर देखा जाए तो उन्होंने मकामी सतह से लेकर आलमी सतह तक जितने एतराज़ात सामने आते थे उनका इल्मी दलाइल के ऊपर उन्होंने जवाब दिया है। इस हवाले से वो यकीनी तौर के ऊपर एक बहुत ही तहसीन के मुस्तहिक है कि जो उन्होंने एक अजीम कारनामा सर अंजाम दिया है और जिस जुस्तजू और लगन के साथ दिया है। भट्टी साहब, यकीनी तौर पे इकबाल की शख्सियत, उनकी फ़िक्र, उनका फ़न, उनका फ़लसफ़ा, इसको जहाँ दुनिया भर में पजीराई मिली वहाँ बहुत से लोगों ने एतराज़ भी किया, और प्रोफेसर डॉक्टर अयूब साबिर ने ये जवाब देने की कोशिश की है। वहीद राजपर कराची से आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी तरफ आते हैं। आप बता रहे हैं महकमा तालीम सिंध में 8 अरब 77 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। ये कौन से माली साल की ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये सब बताया जा रहा है? देखें फैसल साहब, ये महकमा तालीम सिंध में जो 8 अरब 77 करोड़ रुपए की जो माली बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, ये माली साल 2017-18 की ऑडिट रिपोर्ट है, जिसमें ऑडिटर जनरल की जानिब से ये पैराज बनाए गए हैं। मुख्तलिफ जो अखराजात में जो तालीमी निज़ाम के अखराजात थे उसमें वो करप्शन हुई है। जैसे बच्चों को मुफ्त दरसी किताब की फराहमी है, उस मद में जो फंड्स रिलीज़ किए गए उसमें अखराजात जो हुए उसमें भी जो है माली बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। इसी तरह SMC फ़ंड है, उसमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो माली बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। इन समेत दीगर जो फ़ंड्स तालीम के बच्चों की फ़लाह और बहबूद के लिए जो इस्तेमाल होते हैं उसमें करप्शन हुई है। दूसरी जानब बड़ी ही जो मज़ेदार इसमें वो आई है कि गोस्ट जो मुलाजमीन हैं जिनकी IDs बंद की गई थी, साबिक सेक्रेटरी फजलुल्लाह पेचुआ के दौर में एक बायोमेट्रिक का सिस्टम मुतारफ़ करवाया गया था, वो भी करप्शन के नज़र हुआ, जिसकी नैब तहकीकात करा है। तो उनको भी जो है गोस्ट मुलाजमीन की तनख्वाह बंद की गई। फिर खिलाफ ज़ाब्ता जो है उनकी तनख्वाहें जारी की गई, उनको मशकूक करार दिया गया है ऑडिट हकाम की जानिब से कि ये इतनी रकम जो है किस तरह खर्च हुई। दूसरी जानब जो नए भर्ती हुए हैं मुलाजमीन महकमा तालीम में, उनका रिकॉर्ड मांगा गया कि ये मुलाजमीन कैसे भर्ती हुए हैं, खिलाफ ज़ाब्ता हुए हैं, जाली भर्ती हुए हैं, मेरिट पे हुए हैं, तो उनका अब रिकॉर्ड जो है वो महकमा तालीम पेश नहीं कर सका। तो मजमूई तौर पर मशकूक जो मुलाजमीन की IDs बंद की गई थी और नए भर्ती किए गए हैं मुलाजमीन, उनके 3 अरब 40 करोड़ रुपए माली साल के इसमें जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें ये इंकशाफ किया गया है कि खिलाफ ज़ाब्ता जारी हुए हैं। उनका रिकॉर्ड जब हमने मांगा तो रिकॉर्ड भी महकमा तालीम जो है मुहैया नहीं कर सका। तो बड़ी रकम है मशकूक मुलाजमीन के IDs बंद करने और नई भर्ती जो हुई हैं उसमें 3 अरब जो है 40 करोड़ रुपए की जो है वो माली बेज़ाब्तियाँ हैं। इसी तरह
हम दूसरा जो जिक्र करें तो गोश्त मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हुई हैं वो ऑडिटर जनरल की जानब से संगीन किस्म के एतराज़ात वो सामने आए हैं। महकमा तालीम में जो है साबिक सूबाई वजीर पीर मज़हर के दौर में जो भर्तियाँ हुई थी 13,000 के करीब, वो कराची समेत सिंध भर में, तो उनको भी जालसाजी से हैदराबाद में जो है हैदराबाद रीजन में जालसाजी से करोड़ों रुपए के फंड्स जारी किए गए तनख्वाहों की मद में, तो वो भी नैब उसकी तहकीकात कर रहा है। तो ऑडिटर जनरल की जानब से एतराज़ात उठाए गए हैं कि जो भर्तियाँ हुई हैं वो वाया कि उसमें ये मुलाजमीन तो शामिल नहीं है या मेरिट पे जो भर्ती हुए हैं वो मुलाजमीन शामिल हैं, क्योंकि इस दौरानिए में कोई नई भर्तियां हुई नहीं है। तो इतनी बड़ी रकम 3 अरब 40 करोड़ रुपए कैसे वो रिलीज़ करके मुलाजमीन को तनख्वाह की मद में जो है जारी की गई है। तो 13,000 भर्तियां भी जाली हुई हैं महकमा तालीम में। तो ऑडिट अकाम ने ये शुबा जाहिर किया है कि ऐसा ना हो कि वो मुलाजमीन भी इसमें शामिल हों, जैसे हैदराबाद रीजन में वो करोड़ रुपए इस मद में जो है जारी किए गए थे, फिर वो उसको कहा गया कि ये हमने गलती से जो है रिलीज़ हुए थे। उनके खिलाफ महकमा तालीम जो है कि अफसरान के खिलाफ नैब में अभी तक तहकीकात भी जारी है। तो ये मजमूई तौर पर जो है ऑडिट अकाम की जानब से माली साल 2017-18 की रिपोर्ट में 8 अरब 77 करोड़ रुपए की माली पर ये बताइए कि हम देखते हैं कि आए रोज महकमे सिंध के मुख्तलिफ महकमों के अंदर अरबों रुपए की बेज़ाब्तियां सामने आती हैं, लेकिन महकमा तालीम भी इस बेज़ाब्तियों से महफूज नहीं रह सका। आपने कभी बैरून मुल्क से तालीम हासिल किए वज़ीर आला सिंध और उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो से ये सवाल नहीं किया कि बाकी शोबों को छोड़ें तो आपका जो शोबा तालीम है उसके अंदर भी अरबों रुपए के बेज़ाब्तियां सामने आ रही हैं, करप्शन सामने आ रही है, तो उनकी जानिब से ताहाल ये इससे कबल कोई नोटिस क्यों नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई की हिदायत क्यों नहीं की गई? सिर्फ नैब को ही या एंटी करप्शन को ही कार्रवाई करनी पड़ेगी तमाम शोबों के अंदर? भट्टी साहब ये देखें, उनके तो फुर्सत है या नहीं, तो बड़े स्कैंडल सामने आए महकमा तालीम में, तो इस सिलसिले में कोई बिलावल साहब या की जानब से कोई नोटिस नहीं लिया गया, लेकिन वज़ीर आला सिंध की जानब से तालीम इमरजेंसी सिंध में नाफिज की गई थी, लेकिन वो भी कोई नतायज जो है नहीं दे सकी। सिंध में तालीमी इमरजेंसी नाफिज है, फिर भी जो है इतने बड़े स्कैंडल सामने आ रहे हैं। वो जैसे UN की जानब से गाड़ियाँ दी गई थी, तो वो बच्चों की जो फील्ड विजिट के लिए, तो RSU में ये बड़ा स्कैंडल आया था कि वो उनके जो है प्रोग्राम मैनेजर के जो वालिदैन वो गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे थे, जो गाड़ियाँ भी छीनी गई, तो FIR भी हुई थी। तो मिसयूज़ इतना होता है। फॉरेन फंडिंग जो जैसे सीडा के लिए कैनेडियन हुकूमत की जानब से ग्रांट दी गई थी, वो उसमें करप्शन इतनी हुई कि वो सिंध को जो कर्ज मिला, जो ग्रांट मिली थी, वो उन्होंने मजबूर होकर ग्रांट में तब्दील कर दी, कर्ज में तब्दील कर दी ये ग्रांट। तो बड़े इस किस्म के स्कैंडल हुए हैं। कोई आला क़यादत जो इनकी पीपल्स पार्टी की है, तो अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया गया है, तो ना कोई सूबाई वज़रा के खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो यही रहते आए हैं। अभी इसके नौजवान सूबाई वजीर हैं सैयद सरदार अहमद शाह, देखते हैं वो क्या करते हैं इस हवाले से। तो ये बड़े मजमूई तौर पर ये तफसीलात जो है आपके सामने हमने पेश किया। ठीक, वहीद राज कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। आपने बताया मोती साहब, आपकी तरफ आते हैं। आपकी खबर है, आप बता रहे हैं रिफंड्स का मामला पिछले साल की निस्बत इस साल भी कम रिफंड्स जारी हुए। कितने कम हुए और वजह क्या है? जी फैसल साहब, गुज़श्ता साल जो है वो 62 अरब रुपए रिफंड दिया गया था सनतों को, टैक्स पे रिफंड। इस साल 47 अरब दे दिया गया है, यानी कि 15 अरब रुपए कम दे दिया गया है। 2000 अरब रुपए 7 महीने में पिछले जुलाई से इस जनवरी तक इकट्ठे किए गए और उसमें से 2000 अरब रुपए में से सिर्फ 47 अरब रुपए रिफंड वापस किया गया। जब ये रिफंड वापस किया गया तो इसकी डिटेल सामने आ गई हैं अब, और ये डिटेल हम आपको बता रहे हैं कि इसमें जो टोटल जो टैक्स जमा हुए हैं उनमें 40 अरब जो है वो पिछले साल दिया गया था इनकम टैक्स में, और इस साल दिया गया है 13 अरब रुपए टोटल।
13.8 अरब। गुज़श्ता साल 575 मिलियन रुपए दिए गए थे फेडरल एक्साइज ड्यूटी में, इस दफा 45 मिलियन सिर्फ दिए गए हैं। गुज़श्ता साल 9.8 या ये समझ लें कि 10 अरब रुपए दिए गए थे कस्टम ड्यूटी में, इस दफा सिर्फ कस्टम ड्यूटी में 200 मिलियन ज्यादा दिए गए हैं। बाकी सब जो रिफंड हैं वो रोक लिए गए हैं। ये कल ब्रीफिंग में ये डॉक्यूमेंट भी सामने आया और कुछ ब्रीफिंग में एफबीआर ने हमें कुछ ताज़ा तरीन बातें भी बताई। जो ताज़ा तरीन एक और बात बताई वो ये कि 2017 जनवरी में जो एक्ट पास हुआ था बेनामी का, यानी जिसके जायदाद है किसी और के नाम पे है, जिसका अकाउंट है किसी और नाम पे है, तो 2017 ही से इसी हफ्ते वो कानून लागू हो जाएगा। जिस बंदे ने अपनी प्रॉपर्टी 2017 के बाद अभी तक बेची और बेनामी थी या अपना अकाउंट रन किया और बेनामी था, उसको भी पकड़ा जाएगा। दूसरी बात जो उन्होंने बताई है वो ये है कि इस साल सेल्स टैक्स जो है पेट्रोलियम पर बहुत कम जमा हुआ। पेट्रोलियम पर जो सेल टैक्स है वो 1.552 मिलियन जमा हुआ था पिछले साल, इस दफा 511 मिलियन जमा हुआ है सिर्फ। तीसरी बात जो बड़ी बताई उन्होंने वो ये कि टोटल जो इंपोर्ट हुई हैं उन पर ड्यूटी और टैक्स जो जमा हुआ था पिछले साल तकरीबन 2 अरब हुआ था, इस साल निसफ यानी कि 1 अरब, पिछले साल 2000 अरब जमा हुआ था, इस साल 1000 अरब रुपए जमा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने बताई है। फिर जो उन्होंने आगे बातें बताई वो ये बताई कि जो हमने 6000 नोटिस भेजे हैं मुख्तलिफ लोगों को, उसमें बैरून मुल्क लोग भी हैं। उन लोगों को नोटिस भेजने के बाद हमने उनसे ये मालूम किया है कि आपने एमनेस्टी में अपनी रकूम, अपने असासे जो हैं क्यों नहीं जाहिर किए, आपने रकूम और असासे जाहिर करके टैक्स क्यों नहीं दिया। वो कहते हैं कि हम इनके पीछे पड़े हुए हैं। ये कितना लंबा मामला होगा, इसमें वो कितनी कामयाबी हासिल करेंगे, ये एफबीआर अभी तक नहीं बता सका, क्योंकि उसमें से सिर्फ 6 आदमी ऐसे हैं जिनके नोटिस पर टैक्स जमा हो गया है। इस सिलसिले में अब मजीद इक़दाम भी आने की तवक्को है। अच्छा होती साहब, क्या एफबीआर की जानिब से ये नहीं बताया गया कि महाना वो पेट्रोलियम लेवी की मद में 25 रुपए इजाफी अवाम से वसूल कर रहे हैं? वो उस मामले को उन्होंने छुपा लिया, जहां पर नेगेटिव कलेक्शन थी वो आपके साथ उन्होंने शेयर की। और इसके साथ ये जरूर बताइएगा कि सेल टैक्स रिफंड्स को शुरू करने के लिए, इस रिफंड्स के इजरास का सिलसिला शुरू करने के लिए हुकूमत ने एक बॉन्ड जारी करने का फैसला किया था, उसकी क्या स्टेटस है और कब तक वो बॉन्ड जारी करके ताजरों को सेल टैक्स रिफंड शुरू किया जाएगा? जी, बॉन्ड के मामले में सबसे अहम बात यह है कि जो इन्होंने 5 साल की मुद्दत दी है, उसके लिए उस 5 साल की मुद्दत में ये समझें कि अगर 5.25 रुपए और 5.25 रुपए जो मिलेगा उनको सूद, वो पूरे 5 साल का होगा। उसको अगर 1 साल में कन्वर्ट करें तो वो 1.25% बनता है और वो बहुत कम है। लिहाजा ये स्कीम भी जो है ये तकरीबन फेल होने वाली है। ठीक, बहुत शुक्रिया इकराम होती साहब। आप इकबाल भट्टी साहब, आपका वहीद राजपूत भी हमारे साथ मौजूद थे, जीशान काका खेल, हनीफ खान, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। फैसल अब्बासी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए।